everyone, welcome back to my channel. This is Shagufta Kasmi, first professional MBBS student from Darbhanga Medical College and Hospital. Welcome back to my channel. After so long I have decided to make a video because yesterday only I have finished with my exams. So basically in this video we will going to talk about the 5 most important points जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखा था, स्पेशली लास्ट के 2 मंथ्स में, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी तक नीट का जो है एग्जैक्ट डेट नहीं आया, तो हम लोग को ये मान के चलना है कि 1 अगस्त को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमको अभी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो लास्ट 2 मंथ्स में ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 थिंग्स थे जो मैंने ध्यान में रखा, एंड इट हेल्प्स me a lot to increase up my marks and to boost up my confidence for the exam. Before I start with the video, I would like to say thanks to all those students who have supported me so much. Thank you so much guys for 800 subscribers, and for those who are seeing me for the first time, I would request you to please subscribe to my channel, because as soon as I complete my 1k subscribers, I will be going to make a video on question answers where you can put up your questions and I'm going to answer those questions. So without wasting any further time, let's start up with the video. So the very first point is coaching marks. So talking about the coaching test scores, I must say you have to prepare well for the exam, but don't get panic if you don't get the desired marks in the test, because you will notice that your marks will fluctuate very much. For example, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मार्क्स जो थे किसी कोचिंग टेस्ट में मेरे मार्क्स 400 में भी आए थे, किसी में 500 में भी आए थे, एंड इन सम टेस्ट अराउंड 650 भी आए थे। तो वो जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कभी कभी क्या होता था कि कोचिंग के टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी के बाहर से आ जाता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। आपको उस पर फोकस ना करके, मार्क्स पे फोकस ना करके, आपको मेन फोकस जो होना चाहिए वो कि आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे जो वो प्रैक्टिस होती है टेस्ट देने की, वो बहुत मैटर करती है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको उसके मार्क्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको बस ये एनालाइज करना है। पेपर देने के बाद आपको ये एनालाइज करना है कि आपकी ये जो गलतियां हो रही हैं वो आपको मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट टेस्ट में ना हो। सेम गलती अगर आप रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो फिर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करती थी कि अपनी कोचिंग टेस्ट को बस एक ट्राई की तरह समझती थी, कि मैं बस एक ट्राई ही कर रही हूँ, एक मतलब एक नॉर्मल सा अटैम्प्ट है ये मेरा, क्योंकि मैं इसको सीरियसली नहीं डील करती थी। बस मैं उसके लिए लेकिन पढ़ाई अच्छे से करती थी, एंड देन फिर मैं एग्ज़ाम देती थी। उसके बाद मैं मार्क्स से ज़्यादा ये फोकस करती थी कि मैंने कितनी गलतियाँ मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से हुई हैं, कितनी गलतियाँ मेरी क्वेश्चन रीड करने की वजह से हुई हैं, या फिर कितनी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे पढ़े होने के बाद भी गलत हो गई हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी रहती थी कि टॉपिक्स मैंने पढ़े भी नहीं है, तो फिर वो चीज़ मैं एनालाइज करती थी अच्छे से। देन फिर मैं उसको मतलब अपना एक जो डायरी या फिर आप किसी भी चीज़ कॉपी टाइप का उस पर आप लिख के रख सकते हैं कि आपकी गलतियाँ किस वजह से मेनली हो रही है। तो मेरी जो गलतियाँ होती थी मेनली इसीलिए होती थी कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देती थी फिजिक्स में। बहुत ईजी जब क्वेश्चन आ जाते थे तो मैं जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देती थी। तो अपने अपने वीक पॉइंट सबके होते हैं सब। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपको जो है खुद को एनालाइज करना होगा, ये चीज़ आपको खुद डेली टेस्ट देना है और एनालाइज करना है कि आपके स्कोर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, आपकी गलतियां हो कहाँ पे रही है, कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको खुद को समझनी होगी। तो ठीक है, तो मार्क्स को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चुपचाप बस डेली टेस्ट देना है, फिर उस टेस्ट को एनालाइज करना है। वहाँ पे जिस भी कारण आपके मार्क्स गलत हो रहे हैं, मतलब जिस भी कारण आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप उसको नेक्स्ट टेस्ट में ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द सेफ स्कोर, ठीक है, तो सेफ स्कोर हम या फिर कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि कट ऑफ वेरिएशन हर साल बहुत ज़्यादा आता है, तो कोई भी ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना है कि मुझे कितना स्कोर करना है, आपको ज़्यादा फोकस इस पर करना है कि आप हर टेस्ट में बेटर परफॉर्म करो अपने पुराने वाले टेस्ट के कंपेयर में। ठीक है, आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जाना चाहिए कंटिन्यूसली, डाउन नहीं आना चाहिए। इन केस अगर आप किसी भी कारण अगर डाउन आ जाता है, क्योंकि जनरल हेल्थ इश्यूज़ किसी को भी हो सकते हैं, किसी भी कारण हो सकता है एक आध टेस्ट में आपका डाउन चला जाए, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है, बट ये नहीं होना चाहिए कंटिन्यूसली आपका ग्राफ डाउन जा रहा है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ वेटेज चार्ट। जैसे ही मतलब मेरे ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे, मैंने सबसे पहले जो है एक टेबल टाइप का बना लिया था हर सब्जेक्ट का, जिसमें मैंने वेटेज लिख लिया था कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख करके मैंने ये डिसाइड किया था, ठीक है। और आप गूगल पे भी देख सकते हो, मतलब आपको कहीं पे भी इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा, फिर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको प्रोवाइड करते ही हैं वो वेटेज चार्ट। और अगर आपको चाहिए तो मैं भी आप लोगों के लिए वो बना के तैयार कर सकती हूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट दैट फ्रॉम मी, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए, मतलब चाहे आप प्रिपेयर करें ना करें, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक, मतलब ऐसे बच्चे जो अभी डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कि मतलब अभी पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत टाइम से उन्होंने पढ़ाई डिसकंटिन्यू रख दी थी, तो उनके लिए ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा है अगर कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, तो आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको पहले देखिए, उसके बाद अब धीरे धीरे मतलब कम वेटेज वाले चैप्टर पे आइए, ठीक है। एंड दोज पीपल जिनकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है और जिनको लगता है कि मैंने पूरा स्टेप बस एक बार कवर कर लिया और रिवाइज करना है, तो उनको भी रिविजन अकॉर्डिंग टू वेटेज ही करना चाहिए। उससे आपको ये रहता है कि अगर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएगा तो एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो इंपॉर्टेंट है मतलब चैप्टर्स उनको मैंने कवर कर लिया, तो मोस्ट ऑफ द पेपर मेरा कवर हो चुका है, बस थोड़ा सा पार्ट है वो मुझे करना है। तो ठीक है। वेटेज का वैसे एज सच कोई फिक्स नहीं होता कि इसमें से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आएंगे, बट 10 ईयर के पेपर आप देख करके एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ कि रिविजन। अब अभी आपको सबको पता है कि एग्ज़ाम जो है आपका अगर अनाउंस डेट के अकॉर्डिंग अगर हो जाता है तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, ठीक है। तो एज सच कोई भी नहीं कह सकता है अभी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो हम तो यही एज्यूम करके चलेंगे कि अभी अगस्त को अगर आपका पेपर होता है तो फिर 2 महीने आप लोग के पास जो है जून जुलाई का, तो आपको अगर लास्ट टाइम है तो उसमें रिवीजन कैसे करना है। अगर आप मान लीजिए कि पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, फिर से एक बार रीड कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो बेस्ट वे होता है रिवीजन करने का कि आपको पूरे नोट्स कभी भी नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में अगर देखें तो आपको पूरा नोट्स जो आपके कोचिंग प्रोवाइड करते हैं आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेन फोकस फिजिक्स में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए, तो इसीलिए आपको सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। एंड आपको ये कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें याद रहें, जैसे कि वैल्यूज़ हो गई या फिर कुछ भी छोटा मोटा कैलकुलेट करने वाला चीज़ भी होगा, तो उसको ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम टाइम पर आप कैलकुलेट कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपको कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में एक सेकंड का बहुत वैल्यू होता है। एक सेकंड के लिए आपका मतलब सोचो अगर आपका एक क्वेश्चन छूट जाता है तो आपके 4 मार्क्स चले जाते हैं, और इस बार का ही आप कट ऑफ देख सकते हैं कि एक मार्क्स पे कितने थाउजेंड्स ऑफ बच्चे थे, ठीक है। तो वो एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलेज जो है माइंड में रखने हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएं कि इसमें क्या अप्लाई करना है और तुरंत आप उसको सॉल्व कर सकें। ये तो फिजिक्स का हो गया। और केमिस्ट्री और बायो में भी मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, मतलब केमिस्ट्री आप नोट से पढ़ते हैं या एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप जहाँ से भी उसको पढ़ते हैं तो आपको उसमें वो चीज़ें मार्क करके रखनी है जो आप बार बार टेस्ट में गलत कर रहे हो, या बार बार आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल जा रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ें मार्क करनी है और सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। एंड फॉर बायोलॉजी के लिए एक टिप मैं देना चाहूँगी कि आप एनसीईआरटी को जितना पढ़ोगे उतना बेनिफिट होगा, ये हम सबको पता है, लेकिन पूरा एनसीईआरटी पढ़ना बार बार इतने सारे चैप्टर्स है ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फास्टली रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप बार बार भूल रहे हो, बार बार आपको लगता है कि कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसको पर्टिकुलरली वहाँ पे हाईलाइट करके भी आप रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ फैमिली सपोर्ट। मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मतलब जिस वजह से मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे वो फैमिली सपोर्ट था, क्योंकि हमारे कोचिंग में हमेशा हमको कहते थे कि आपको टेस्ट देना है वो 2 से 5 बजे की स्लॉट में ही देना है। तो ऐसा होता था पहले कि मैं टेस्ट देती थी और मतलब बिना लंच किए, तो वो सब चीज़ें बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो जनरली मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है लेकिन बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो मैं क्या करती थी, 12 बजे ही टेस्ट दे देती थी, 3 बजे तक दे लेती थी, ऐसे करती थी। तो फिर लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं मम्मी, अपनी दीदी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी कोटा में, तो वो लोग क्या करते थे पूरा मेरे लिए, ताकि मैं 2 बजे टेस्ट दे सकूँ, मेरी मम्मी जो थी 12 साढ़े 12 तक मेरे लिए लंच बना देती थी। तो मैं खा के 1 बजे और फिर रेस्ट करके मैं 2 से 5 मेरा डेली का शेड्यूल था, मैं डेली टेस्ट देती थी।
ये लास्ट 1 मंथ में एक भी ऐसा डे नहीं रहा जब मैं टेस्ट नहीं देती थी। मैं डेली टेस्ट देती थी। मेरा शेड्यूल ही यही था कि मैं 2 से 5 बजे टेस्ट दूंगी, देन 5 से लेके 6 साढ़े 6 तक मैं अपने मतलब वो फैमिली टाइम देती थी। जैसे लॉकडाउन में उस वक्त सब लोग मिल करके कोई गेम खेल लेते थे इस टाइप का, तो वो सब चीज़ें मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद आप अचानक से पढ़ने नहीं बैठ सकते हो, तो वो रेस्ट करना या फिर थोड़ा वॉक के लिए चले जाना, ये सब चीज़ें मैं डेली कंटिन्यू रखती थी। और उसके बाद आखिर की रात में बैठ के मैं उसी दिन वाला पेपर उसी दिन एनालाइज कर लेती थी। फिर सुबह उठ करके जो बचा हुआ टाइम रहता था मेरे पास, तो उसको मैं जो टॉपिक्स मतलब जिस टॉपिक्स में से मेरे क्वेश्चन गलत हुए उस टॉपिक्स को रिवाइज करने में लगाती थी। जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बच्चे के सिलेक्शन में उसका जितना ज़्यादा उसका फैमिली सपोर्ट रहता है उतना ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर ध्यान रखें कि मतलब थोड़ा सा आप लोग को एनालाइज करना होगा कि जो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे मेरे साथ ही बहुत लोग थे जो टेस्ट देना छोड़ दिए थे, उनके पेरेंट्स इतना क्योंकि नहीं फोकस करते थे और कुछ कहते नहीं थे, तो फिर वो लोग भी क्योंकि हम लोग चाहे कितना भी मतलब वो क्यों ना मैच्योर क्यों ना हो जाए, हम लोग चाहे कितने भी मैच्योर क्यों ना हो जाए, एक जब तक बच्चा मतलब कॉलेज लाइफ में नहीं आ जाता वो खुद की जिम्मेदारी नहीं समझ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऑल दो सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि स्पेशली मेरा ये था कि जब मेरी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए फोर्स करती थी तभी मैं पढ़ती थी, तो इसलिए वो मेरा मतलब स्पेशली मुझ पर बहुत फोकस रखती थी कि मैं डेली टेस्ट दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, मैं कैसे अपना सिलेबस रिवाइज कर रही हूँ, वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती थी। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि इस टाइम पे आप सभी जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा वरिड होंगे कि नीट का एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं स्पेशली यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करते हैं ये सब वीडियोस देख करके कि नीट कब होगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ डोंट लुक एट दोज वीडियोज़, बिकॉज वो किसी भी काम की नहीं है। इवन कुछ टाइम तक 10-20 दिन तक मैंने भी किया था, तो मैं जानती हूँ कि ठीक है वो स्ट्रेसफुल हमको फील होता है तो हम लोग ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं, बट वो किसी काम की नहीं है। ये सबको पता है कि जब भी नीट का एग्ज़ाम होगा, आप लोग के फ्रेंड्स हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, आपको कहीं ना कहीं से पता लग ही जाना है, तो आप अपना टाइम उस सब चीज़ों में ना वेस्ट करें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाती अगर मैं उस टाइम पे ये जो पोस्टपोन वाला जो क्रिएट हुआ था सीन, उस पर अगर थोड़ा कम ध्यान देती तो। क्योंकि क्या होता है कि बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा था, तो उससे क्या होता है हम लोग थोड़ा रिलैक्सड हो जाते हैं कि शायद इस बार भी पोस्टपोन हो जाएगा, और फिर हम लोग पढ़ाई को जो है डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग वो सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, और बेहतर होगा कि अभी आप लोग यही मान के चलें कि 1 अगस्त को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है और उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड अगर मैं ये सब छोटे छोटे टिप्स जो शेयर कर रही हूँ, ये सुनने में बहुत लगता है कि हम ठीक है बहुत इजी है, लेकिन इसको एग्जैक्टली एकदम डिसिप्लिन वे में फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम करते तो हैं हर चीज़ फॉलो, लेकिन सिर्फ 10-20 दिन तक के लिए, उसके बाद उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन वही फ़र्क होता है कि पढ़ता हर कोई है, लेकिन जो कंटिन्यूसली स्मार्ट वे में पढ़ता है उसी का सिलेक्शन हो पाता है। सो इट्स ऑल अप टू यू, आप लोगों को कैसा परफॉर्म करना है कैसा नहीं करना है वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। जो आपका एक एक स्टेप है वो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप सही डायरेक्शन में अपने स्टेप्स लें। And one thing I would like to mention that please be free to suggest or be free to ask anything, because I believe in growing together, and as you people are the support and audience, you have to help me out in growing up, and I will also help you out in the best possible way I can. And ask your queries in the comment section. You are free to ask anything about studies, about discipline, about preparation, about your mental issues. And also I have in the last 1 month, because I have not made any video on the YouTube, I have been focusing on mainly on the digital art, because at the time of preparation only I have decided that I have to do something different, learn something which I haven't tried yet. So in the last 1 month basically I have completely focused on digital art. So you can visit my page on Instagram. In the description I have provided the link, or you can just type artistic together and go and check out my profile. It's an open account, you can go and check out our page, and if you like our videos, if you like our post, if you want to ask something about that, you can also
text over there, or you can ask in the comment section also. And if you want me to make art related videos, then let me know in the comment section.